If you look at me, you would think I'm smoking, right? Just look at me. This many times happened to me. People who are smoking these things in Himalayas and other places, they always invite me because when they look at me, they think I must be a smoker. सदगुरु कहता है उसे सब हाई समझते हैं जबकि वो है नहीं, और जब मैं हाई होता हूँ मुझे सब सदगुरु समझते हैं जबकि मैं हूँ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा तुम गांजा फूकना शुरू कर दो, पर वीडियो के बाद तुम फूकोगे। नमस्ते भाई लोग, मेरा नाम है, चैनल का नाम है आर यू इन द स्टोरी, और आज की कहानी है गांजे की। मैं इस टॉपिक के लिए इतना एक्साइटेड हूँ कि खुद गांजा होके आया हूँ। पंचराज्यानि वीरुधाम सोमश्रेष्ठानि ब्रूमः दर्भो भंगो यवहसः तेनो मुञ्चन्तु अम्हसः. The meaning of these lines from Atharva Veda is there are 5 types of plants that are the best source of soma. One of these 5 is marijuana, also known as bhanga in Sanskrit. सोमा मतलब वो रस या जूस जो भगवान को चढ़ाते हैं और जिसे अमृत भी कह सकते हैं। बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। समुद्र मंथन की कहानी याद है जिसमें शिव ने जहर पिया था? हाँ, कहानी के अनुसार बहुत सारी चीज़ें निकली थी समुद्र से जो देवता और असुरों ने आपस में बांट ली थी। इंसानों ने कहा कि आप तो ये सब कुछ ले जा रहे हो, हमें ये कम से कम अमृत तो दे दो। तो देवताओं ने कहा तुम इसको पी नहीं पाओगे, पी भी लिया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम तुमको देंगे ऐसे रूप में जिसमें इसको इस्तेमाल कर सको। आप गेस कर सकते हैं उन्होंने किस रूप में दिया? स्पॉइलर अलर्ट। म्यूजिक। गांजा गांजा शास्त्रों में भी लिखा है। इन धर्म के ठेकेदारों को भी बताओ जरा। गांजा हमारे आयुर्वेद की दवाओं का मेन इंग्रेडिएंट में से था और हम आज तक आयुर्वेदा को उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाए मेडिकल की दुनिया में जहां उसे होना चाहिए, सिर्फ ये बैन के चलते। तो ऐसा क्या हुआ कि हम वहां से भंगा खपहरी तिक्ता यहाँ तक पहुंच गए? 1985 तक गांजा इंडिया में लीगल था। इसके बाद बैन लगाया राजीव गांधी की सरकार ने अमरीकियों की चाटने के लिए और मुनाफा बांटने के लिए। है मुनाफा? बैन 1985 में शुरू हुआ, पर कहानी और 100 साल पहले से शुरू होती है। साल था 1880, ब्रिटिश राज। हमारी टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद करके उनकी नज़र अब अपनी अंग्रेजी शराब और अंग्रेजी दवाइयों को बेचने पर थी। उस वक्त के रिकॉर्ड्स हैं जिसमें गांजे को गरीब का नशा कहा गया है। सरकार ये प्रूफ करना चाहती थी कि इसकी वजह से लोग पागल होते हैं और फिर वो इसे बैन या रेगुलेट कर सकते थे और अपनी दवाओं और शराब इसके ऑल्टरनेट में बेच सकते थे। इससे भी 100 साल पहले से वो इसकी खेती पर काफ़ी टैक्स लेती आई थी, ये बोलकर कि ये हिंदुस्तानियों की सेहत की वजह से टैक्स ज़्यादा होगा तो कम इस्तेमाल होगा। पर हम इतने पीछे भी नहीं जाएंगे। तो 1883 में एक कमीशन बिठाया गया, इंडियन हेम्प ड्रग्स कमीशन, जिसके हेड था ये बंदा डब्ल्यू मैकवर्थ यंग। कुछ अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों को लेकर ये जानने के लिए कि गांजा क्या असर करता है, बेसिकली क्या क्या बुरा असर करता है गांजा। पूरा सर्वे करवाया गया देश भर में जिसमें 1200 लोगों की गवाही है। उस समय के डॉक्टर्स, कुली, योगी, फकीर, पागल खाने के लोग, भांग के किसान, टैक्स लेने वाले, आर्मी वाले, पुजारियों की 3281 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने पाया कि यहाँ तो लोग गांजे के इस्तेमाल से खराब मौसम में मेहनती से मेहनती काम कर लेते हैं। दर्द वगैरह होता है तो वो भी ठीक हो जाता है इसके इस्तेमाल से। बुखार हो, तबीयत खराब हो, गांजा लेकर सो जाते हैं और अगले दिन एकदम फिट उठते हैं। सोने में भी मदद करता है, बेचैनी में। औरतों को डिलीवरी के टाइम देने से दर्द में कमी आती है। जैसा कि कहा जा रहा था, सोसाइटी या घर परिवार को देखा नहीं गया इसके चलते बर्बाद होते हुए, और पागलपन और गांजे का कोई डायरेक्ट संबंध भी नहीं मिला। हालांकि ज़्यादा इस्तेमाल खराब हो सकता है, पर ज़्यादा इस्तेमाल तो हर चीज़ का खराब होता है। सीधा सीधा मतलब यही निकला कि हमारी शराब और दवाई तो बिकने से रही यहाँ, कम से कम आम आदमी और गरीबों में तो नहीं। तो जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो घी नहीं खाना चाहिए, प्रोपागंडा चलाना चाहिए। जब मतलब की बात नहीं निकली तो उसे इग्नोर कर दिया गया पूरी तरह से और फिर चलाया गया प्रोपागंडा।
आई वंडर और कौन सी सरकार ऐसा करती है। सब चंगासी, सारी जनता देख रही है राजा बिल्कुल नंगा सी। सारी जनता देख रही है राजा बिल्कुल नंगा सी। चंगा सी भाई चंगा सी, देश में सब कुछ चंगा सी। चंगा सी भाई चंगा सी, देश में सब कुछ चंगा सी। अंग्रेज शुरू से गांजे को हीन नजर से देखते आए थे, यही चलता रहा। और हिंदुस्तान की सो कॉल्ड हाई क्लास सोसाइटी की एक खासियत रही है कि जो अंग्रेज लोग करते हैं उनकी नकल यहाँ के अमीर करते हैं। ये लोग बस दिखते हिंदुस्तानी हैं पर पढ़ते बोलते सोचते सब इंग्लिश में है। तो हिंदुस्तानी सोसाइटी में भी हो गया गांजा खराब। आयरनी ये है कि 200 साल पहले जिसे गरीब का नशा माना जाता था, हमारे देश में अब उसे हाई क्लास सोसाइटी से जोड़कर देखा जा रहा है। तब अंग्रेज खराब कहते थे तो खराब था, अब अंग्रेज करने लगे तो ये कूल हो गया। क्वीन विक्टोरिया जो प्योरिटी और सब चीज़ों की मिसाल मानी जाती थी, उसके रिकॉर्ड हैं कि पीएमएस के दौरान गांजे का इस्तेमाल करती थी। नॉट सो हाई क्लास एंड सोफिस्टिकेटेड, हाँ, लेकिन गांव ठेड़े के आदमी ने इसे कभी छोड़ा ही नहीं। जिसको गांजा मिल जाए उससे वैसे भी मोहमाया छूट जाती है। जो लोग कहते हैं इसे बैन करने के लिए, सबसे पहले तो उन्हें फूकना चाहिए। ना अंग्रेज इसे बैन कर पाए, ना 1960 में अमेरिका जब इसको बैन करवाने के पीछे पड़ा तो भारत इसके खिलाफ था। सरकार को पता था हमारे धर्म और इंडस्ट्री का हिस्सा है ये, इसे ऐसे बैन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर 1985 में आए आधे अंग्रेज प्रधानमंत्री, सोनिया जी के हस्बैंड राजीव गांधी। आधे अंग्रेज यूं कि बचपन में सारी पढ़ाई की उन्होंने यूके में और शादी की इटालियन से, और प्रधानमंत्री बने इंडिया के, भारत के नहीं, इंडिया के। अमेरिकी सरकार को खुश करने के लिए बैन लगाने पर राजी हो गए। कोई भी सीधी बुद्धि का आदमी अमेरिका का प्रपोजल सुनता तो समझ जाता कि कुछ गड़बड़ है। मैं खुद ज़्यादा समझदार नहीं हूँ, पर जब मैंने रिसर्च की तो मेरा दिमाग फट गया। तुम्हारा भी फट जाएगा। सब कुछ गड़बड़ गड़बड़, सब कुछ गड़बड़ गड़बड़, सब कुछ गड़बड़ गड़बड़। अमेरिका ने गांजे को शेड्यूल 1 ड्रग की कैटेगरी में रखा। शेड्यूल 1 मतलब सबसे खतरनाक ड्रग्स, मतलब मेडिकल यूज़ और रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकते। शेड्यूल 1 में और ड्रग्स बता दूं तो हेरोइन, यानी हेरोइन और गांजा बराबर, जबकि एक प्योर केमिकल है जिसको लेते भी इंजेक्शन से हैं, और दूसरा गमले में उगाया जा सकता है। गमलों में गांजे की फसल। हेरोइन और गांजे को एक कैटेगरी में रखना जैसे इरफान खान और इमरान खान को एक कैटेगरी में रखना। दोनों के नाम सेम साउंड होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सेम हो गए। तुम्हें पता है शेड्यूल 2 में कौन से ड्रग्स आते हैं? कोकेन और मेथ। यानी अमेरिका के हिसाब से कोकेन भी कम खतरनाक है गांजे से। कोकेन और गांजे में फ़र्क बताता हूँ। गांजे का अगर ओवरडोज हो जाए, गौर फरमाइएगा, ओवरडोज हो जाए तो ये होता है। हैप्पी, विक्की, डिकी नामों के चर्चित होने से पहले पप्पू और बबलू ही प्यारे नाम माने जाते। लेकिन जरा सी कोकेन से आदमी की ये हालत हो जाती है। भाग गया है देखो बबलू, जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो। 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, बबलू निकल कर भागा। Why just stop with cannabis? Why don't we do some cocaine? Because it really fires us up. मैथ भी शेड्यूल 2 में है। तुमने नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री टाइगर किंग देखी है? नहीं देखी तो देखो, बहुत गजब है। उसमें ये 2 बंदे जो एग्जॉटिक से शादी कर लेते हैं। सुन मेरी बात, इट्स हिज चॉइस। पर ये दोनों गे भी नहीं थे। जो इन दोनों को मैथ दिया करता था, ये दोनों मैथ एडिक्ट थे। तुम सोच सकते हो मैथ आदमी का क्या हाल करती है। गांजे के लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं लिया होगा अपने मुंह या अपनी गांड पर मैथ तुमसे ये करवा देती है। गांजे के बारे में जब भी बात उठती है तो उसके एडिक्शन की उठती है। तो बता दूं, कॉफ़ी गांजे से ज़्यादा एडिक्टिव है। उसे तो कोई बैन नहीं करता, क्यों भला? और शराब और तंबाकू इससे 100 गुना ज़्यादा एडिक्टिव, खराब और ख़तरनाक है। फिर भला वो क्यों नहीं हुए बैन? यहीं से आता है हमारी कहानी का क्लाइमैक्स। 1960 में दौड़ चला अमेरिका में इसे बैन करने का। वो उनका प्रेसिडेंट रेसिस्ट था, इससे पिछले वाले प्रेसिडेंट की तरह। उसका मानना था कि ये ज़्यादातर काले लोग लेते हैं और इससे क्राइम और ड्रग एब्यूज़ बढ़ता है। पर इसको बैन करवाने के पीछे मामला ज़रा गहरा था। याद है हमने अंग्रेज़ी सरकार के सर्वे की बात की थी और आयुर्वेदा का जिक्र।
गेस करो, कैंसर की दवाई में, पेन किलर्स में, एंटी डिप्रेसेंट में, मल्टीविटामिन्स में, टीबी की दवाई में, हार्ट की दवाई में, मॉइस्चराइजर में, गैस्ट्रिक दवाइयों में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, नींद की दवाई में और ऐसी करोड़ों दवाइयों में क्या यूज होता है? स्पॉइलर अलर्ट, म्यूजिक। रुई और तंबाकू की तरह ये भी कैश क्रॉप था इंडिया और बाकी देशों में गरीब किसानों का। हर मौसम, हर क्लाइमेट में उग जाता है, वो भी सिर्फ 4 महीने में। ड्यूड, लिटरली अपने घर तक में उगा सकते हो इसको। लेकिन अगर आप अपने गमले में उगा लेते गांजा, तो क्या ये बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां बेच सकती थी आपको अपनी दवाएं पैकेजिंग करके और कमा सकती थी क्या मुनाफा? ऊपर से जहाँ जहाँ गांजा लीगल है उधर शराब, तंबाकू और इन दवाइयों के कंजम्पशन में कमी है। यहाँ तक कि वहाँ के क्राइम रेट्स तक में कमी आई है। काले लोग गांजे से मुनाफा कमाते थे तो वो बंद होना चाहिए ताकि गोरों की शराब और सिगरेट के बिजनेस फल फूल सकें। और हमारी राजीव सरकार ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया, यानी अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, बैन गांजा। मजे की बात यह है कि अमेरिका में 50 में से 47 स्टेट से बैन हटा लिया गया है। उन्होंने माना ये बेवकूफ़ी भरा और बकवास है इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों के लिए। उनकी गांजे की इंडस्ट्री मस्त फल फूल रही है। 3 खरब रुपए है इस वक्त उसका नेटवर्क। और हमारे देश में, जिसके शास्त्रों से लेकर कल्चर तक में इसका इस्तेमाल मालूम है, वहाँ इसकी ये दुर्गति है कि हिमाचल में है मलाना, जो दुनिया भर में मशहूर है गांजे के लिए, जहाँ और कुछ नहीं उगता, जहाँ का आदमी गांजे से अपनी रोजी रोटी कमाता है। मलाना जो हमारे लोगों को साधना कुछ नहीं है, यही धंधा है। वहाँ आए दिन पुलिस आकर इनके खेत उजाड़ देती है, इनको धन्ना सेठ बुलाती है। पुलिस वाला बोला ये सेठ बन रहा है, कहाँ से सेठ होगा? ये हाल है हमारे न्यू इंडिया के। 200 साल पहले अंग्रेजों का देखा हुआ सपना साकार हुआ। सोचो, इस कोरोना काल में जब हमारी इकोनॉमी की कमर टूट गई है, करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं, तो गांजा इंडस्ट्री एक सॉल्यूशन हो सकता है। सरकार कितना टैक्स ले पाएगी, कितनी नौकरियां जनरेट होंगी एक नई इंडस्ट्री के बनने से। पर सरकार को इस समय भी मंदिर बनवाने से और मीडिया को सनसनी बनाने से फुर्सत मिले तो कोई सोचे इस बारे में। सब दुखों की दवाई एक ही जड़ी बूटी है, वो जड़ी बूटी मोदी नहीं है, वो जड़ी बूटी, उस जड़ी बूटी का नाम है बीट एनर्जी। मसीहा क्योंकि बचे हैं थोड़े दिन, थोड़े दिन, थोड़े दिन और गुजारने हैं, थोड़े दिन और संवारने हैं, थोड़े दिन बस इस करार में के बचे हैं थोड़े दिन, थोड़े दिन।